जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे 41 श्रमवीर जो उत्तराखंड के उत्तर काशी में सुरंग में फंसे हुए थे, वो सारे के सारे सकुशल वापस आए एवं भारत सरकार ने और विभिन्न एजेंसियों ने बहुत अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य किया। उसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल क्या है कि ये दिवाली के दिन से ही ये लोग जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, विभिन्न राज्यों से गए हैं, वो उत्तराखंड के उत्तर काशी में एक सुरंग निर्माण का कार्य में जुटे हुए थे और वो अचानक वो निर्माण कार्य चलते वक्त अचानक पहाड़ का कोई टुकड़ा वहां पर आके गिरा और सुरंग बंद हो गई। तत्पश्चात सारे मजदूर जो हमारे जो श्रमवीर हैं, वो सारे के सारे उस टनल में, उस सुरंग में एक तरह से कैद हो गए। जब उनके कैद होने की या बंद होने की जब समाचार भारत सरकार को मिली, उत्तराखंड सरकार को मिली, पूरे देश को मिली, तब सारी सरकारें एवं सारा देश बेचैन हो गया। कैसे हमारे श्रमवीर, हमारी श्रम शक्ति, हमारे मजदूर कैसे टनल से बाहर आएंगे। तो तत्पश्चात कार्य बहुत जोर शोर से युद्ध स्तर पर शुरू हुआ। एक्चुअली क्या है कि ये जो टनल है, सुरंग है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुरंग है, बहुत सारे लिहाज से। अब मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड जो राज्य है वो दरअसल चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर है और चीन ने हमारे बॉर्डर तक अपने इलाके में, अपने कब्जे वाले इलाके में, खास तौर पर मैं ये शब्द बोल रहा हूँ अपने कब्जे वाले इलाके में, क्योंकि उसने तो 42,000 स्क्वायर फीट हमसे छीन लिया था 1962 में, जब नेहरू जी के नेतृत्व में भारत लड़ा और बेशर्मी से माने बहुत बेइज्जत होकर हार गया था। एक तरह से नेहरू जी ने ही हरा दिया था भारत को, क्योंकि कोई साजो सामान हमारे सेना के पास था ही नहीं। तत्पश्चात हमारे बहादुर सैनिकों ने उस समय भी बहुत लड़ा, लेकिन उनके पास ना तो हथियार थे, ना कोई गोला बारूद था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, कुछ नहीं थी। ठीक है, जो हुआ। लेकिन सब्सिक्वेंटली भी जितनी कांग्रेस की सरकारें आई नेहरू के बाद भी, किसी ने बॉर्डर पर भारत के सुरक्षा के मद्देनजर ध्यान नहीं दिया। प्रथम बार ये जो सरकार आई है, मोदी जी की सरकार, उन्होंने उसके ऊपर पूरा तवज्जो दिया एवं ध्यान दिया एवं पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर एरिया में रोड का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। और करीब करीब मैं सोचता हूं, हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है, करीब करीब 50-60% इलाका जो बहुत दुर्गम इलाका था, विशेषकर चाइना बॉर्डर का, वो सब एरिया में अभी हमारे मिलिट्री के वाहन एकदम आराम से जाना आना करते हैं और हमारी जो बॉर्डर तक, जो सीमा तक जो पहुंच है, बहुत आसानी से हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए युद्ध की स्थिति में। इसके लिए पूरी तैयारी भारत ने की है और उसी तैयारी के मद्देनजर ही ये टनल का निर्माण किया जा रहा था, सुरक्षा की दृष्टि से चाइना बॉर्डर पर। वो इसलिए भी क्योंकि अगर कभी कोई हमला हुआ, दुश्मन ने अगर भारत पर हमला किया, तो हमारी सेना को भी आवागमन के सुगम साधन होने चाहिए। तब तुरंत सारा साजो सामान पहुंचना चाहिए, रसद पहुंचना चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो सारी तैयारियां आगे से करनी पड़ती है। पिछले 50-60 साल की जो कांग्रेस की सरकारों ने तो इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन भारत सरकार जब से मोदी जी के नेतृत्व में आई है, तब से पूरी ध्यान दिया जाता है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी जो श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर का जो इलाका है, वहां पर मुश्किल से ही बॉर्डर के ऊपर एक जीप मिलिट्री की जा पाती थी। अभी तो ट्रक आराम से 2-2 ट्रक जा पाते हैं। ये ऐसी व्यवस्था मोदी जी ने की है वहां पर। उसी तरह चाइना बॉर्डर पर भी बहुत सारे दुर्गम पहाड़ों को चीर कर, काट कर, वहां भी बॉर्डर एरिया तक पहुंचने के लिए बहुत आराम से, सुगमता से व्यवस्था सब की जा रही है। उसी के तहत ये उत्तराखंड के उत्तर काशी में टनल का निर्माण हो रहा था। इसके अलावा एक और बात है कि वहां उत्तराखंड ये हमारी देवभूमि मानी जाती है। उत्तराखंड सरकार का भी नारा है कि देवभूमि है उत्तराखंड।
वहाँ हमारे चार, उस एरिया के जो 4 धाम भी हैं वहाँ पर, और वैसे देखा जाए तो हिंदुओं के बद्रीनाथ जो धाम है वहाँ पर हिंदुओं के 4 धाम में एक बद्रीनाथ भी आता है, और गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इत्यादि धाम वहाँ पर है। तो धार्मिक टूरिस्ट के हिसाब से समझिए, और ऐसे ही सैलानियों के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से समझिए, रक्षा सुरक्षा के लिए भी ये टनल हमारी बहुत ही जरूरत थी और है। अब क्या है कि इस सरकार ने उसका महत्व को समझा, इसलिए वो काम हो रहा था। अब मैं बता रहा हूं, मनमोहन सरकार के समय में AK एंटोनी हमारे देश के रक्षा मंत्री थे। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछा, किसी संसद ने उनको पूछा था कि चाइना बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे रक्षा सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, विशेषकर आवागमन कैसा है। तब उन्होंने AK एंटोनी ने, अभी ये तो 10-12 साल का नीचे की बात है, मैं बहुत 50-100 साल के पीछे की नहीं बात बोल रहा हूँ, तो AK एंटोनी ने जवाब दिया कि हम लोग चाइना बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे हैं, रोड वगैरह नहीं बना रहे हैं। उसका कारण फिर उन्होंने पूछा संसद महोदय ने, तो इन्होंने जवाब दिया कि अगर हम लोग बना देंगे तो चाइना किसी भी समय भारत में आ सकता है, दिल्ली तक पहुंच सकता है। ये जवाब हमारे रक्षा मंत्री ने लोकसभा में खड़े होकर आज से 12-13 साल पहले दिया था, सार्वजनिक तौर पर। अब उसी समय मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं एक डिबेट देख रहा था इसमें टीवी में, तो हमारे कुछ जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो पूर्व सेनाध्यक्ष हैं या पूर्व सेना के जो बड़े बड़े रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हैं, उनमें से 1-2 सज्जन बोले कि भाई बनाना चाहिए। अगर वो लोग रोड अगर हमारे साइड से बनेगी, अगर उसके जरिए से चाइना वाले हमारे दिल्ली तक आ सकते हैं, तो हम भी तो बीजिंग तक जा सकते हैं, चाइना के अंदर, चाइना की कैपिटल बीजिंग तक हम लोग भी तो जा सकते हैं। आप ये क्यों सोचते हैं कि हम बनाएंगे तो उनको आने में सहजता सुगमता हो जाएगी, वो आ जाएंगे? हमारे लिए भी सोचो, हम भी तो जा सकते हैं। हम उनसे कोई लड़ाई में, युद्ध में, क्षेत्र में, कौशलता में कोई कम थोड़ी है। ये जवाब हमारे मतलब रिटायर्ड फौजी ऑफिसरों ने टीवी डिबेट के माध्यम से दिया था, मैंने खुद उस समय सुना था। चलो ठीक है, अभी क्या हुआ? अभी भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर इस तरह की टनल बहुत सारे, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सब जगह ये सब बना, काम चल रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत। और उसके भी वो भी मंत्रालय आया था नितिन गडकरी के पास। तो जो नितिन गडकरी है, ये जो टनल का जो हादसा हुआ, उसमें नितिन गडकरी भी वहां एक बार गए थे और 1 दिन 2 दिन वहां रुके भी थे। उन्होंने भी वहां का जायजा लिया। तत्पश्चात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू दिन से ही कल तक, जो ये लोग कल रात को 8:25 पर आए, कल रात को 8:25 पर ये लोग सबके सब वापस आए हैं। 17 दिन तक कंटिन्यूअसली प्रधानमंत्री मोदी ने इसका मॉनिटरिंग किया है। एवं जो रिटायर्ड जनरल है हमारे देश के, VK सिंह, जो अभी आजकल नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में एक मिनिस्टर भी है, वो 8-9 दिन तक वहां पर डटे रहे। नितिन गडकरी तो 1-2 दिन रहे, और VK सिंह जो वहां पर 8-9 दिन डटे रहे। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री भी वहां बार-बार गए हैं, और ये आखिरी दिन तो वहां पर पूरा दिन ही डेरा डाले रखे। इसके अलावा हमारे उड़ीसा के भी एक मंत्री, नवीन पटनायक, भी भेजे थे एक मंत्री को, कुछ ऑफिसर लोगों की टीम को भी, वो भी 4-5 दिन से वहीं पर डेरा डाले हुए थी। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार की इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, और ये जो NDRF की टीम, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो NDRF की टीम, और इत्यादि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे संगठन, सारे के सारे इस काम में जुटे हुए थे। और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जो आजमाइश होती है इस टनल के हादसे के समय, वो टेक्नोलॉजी का भी व्यवहार किया गया था। स्विट्जरलैंड से वो जो टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं वो भी वहां पर आए थे, 1 दिन 2 दिन वो भी वहां पर रुके हुए थे। उनकी भी भारत सरकार ने मदद दी थी। और भारत सरकार के PMO ऑफिस में एक PK मिश्रा बोल के एक ऑफिसर हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष दायित्व दिया था। वो तो बराबर मॉनिटरिंग कर रहे थे, और सारे मजदूरों से 1-2 दिन के बाद जब थोड़ा सा कांटेक्ट स्थापित होने लग गया, उनको ड्राई फ्रूट्स भेजना, भोजन भेजना, और यहाँ तक कि वो मानसिक तौर पर टूट न जाए, और उनकी मतलब वो एकदम अच्छे खासे हालात में रहे,
इसके लिए बारंबार उनको ताश भेजा गया खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए, लूडो भेजा गया, चेस भेजा गया, और तत्पश्चात गर्मा गर्म खाना भेजा गया, विटामिन युक्त खाना भेजा गया, और उनके परिवारों से भी बार बार संपर्क करके उनकी बातें कराई गई। क्या क्या मतलब भारत सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने क्या क्या नहीं किया उनके श्रमवीरों को बचाने के लिए, श्रमवीरों का मनोबल टूट न जाए उसको बनाने के लिए। और भारत के जितने भी बड़े बड़े जो मतलब एक्सपर्ट है, साइको एक्सपर्ट है, डॉक्टरों से भी, उनसे भी उनकी बीच बीच में बात कराई गई, परिवार वालों से तो कराई गई, और मनोबल उनका भी ऊंचा रहा, बढ़ के रहा। अब देखिए इतना सब काम हुआ और सारे के सारे पूरे भारत की जनता की दुआ काम आई, भारत सरकार की, उत्तराखंड सरकार की चेष्टा काम आई, एवं सारे के सारे हमारे श्रमवीर जो 41 लोग उसमें फंसे हुए थे, सारे के सारे सकुशल कल रात वापस आ गए। और उसमें जो 41 लोग हैं उसमें 6-7 राज्य के मजदूर हैं। उसमें उत्तराखंड का अकेला एक, जहां यह हादसा हुआ था, उत्तराखंड का केवल एक ही मजदूर था, बाकी यूपी के थे, बिहार के थे, बंगाल के थे, झारखंड के थे, सबसे ज्यादा तो झारखंड के थे, और उड़ीसा के भी 5 मजदूर वहां फंसे हुए थे। और उड़ीसा के जो 5 मजदूर फंसे हुए वो लोग जाके सरकार के साथ में मिले थे 4-5 रोज पहले, और वो नवीन सरकार ने आदेश देकर एक मंत्री को वहां भेजा और कुछ एक ऑफिसर टीम को भी वहां भेजा था। और अंत में सारे के सारे सबकी चेष्टा काम आई, टेक्नोलॉजी भी काम आई, और जो बोलते हैं पुराने जमाने की जो जैसा बिल खोदता है ना चूहा, वो टेक्नोलॉजी जो हमारे हजारों साल की जो टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, वो भी काम आई। मजदूर वो भी किए, मतलब जितना भी बाया दाया ऊपर नीचे जो भी कुछ हो सकता था टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करने में, सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। एवं भगवान से दुआ मांगी गई। वहीं एक मंदिर भी है, वहां एक मेकशिफ्ट मंदिर भी बनाया गया। तत्पश्चात वहीं एक स्थानीय लेवल में भी एक मंदिर है, वहां भी मत्था टेका गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के, वो भी गए, और जो बाहर से जो स्विट्जरलैंड से आए थे टनल एक्सपर्ट, जो वर्ल्ड एक्सपर्ट है, वो भी वहां गए। सबकी दुआ काम आई, सबकी मेहनत काम आई, सबकी मेहनत रंग दिखाई, और हमारे श्रमवीर 41 सकुशल वापस आ गए। देश ने चैन की सांस ली। अब मैं बता रहा हूं कि इसमें राजनीति कांग्रेस वाले कैसे कैसे किए। मैं अभी इनकी पोल पट्टी अब खोल रहा हूं। ये जो अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस विधानसभा चुनाव के दरमियान ये जो है ना बूढ़े युवराज राहुल गांधी कांग्रेस के, उन्होंने आरोप लगाया प्रधानमंत्री मोदी पर कि आप तो यहां पर चुनावी सभा करते घूम रहे हैं और वहां हमारे 41 लेबर फंसे हुए हैं, आपको वहां जाना चाहिए था। अब भैया बात यह है कि भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार की पूरी एजेंसी वहां काम कर रही है। भारत सरकार के 2 मंत्री नितिन गडकरी वहां गए, और फिर 8 दिन तक बीके सिंह वहां पर डटे रहे, और पूरे साजो सामान वहां दिया गया, सारी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वहां पहुंचाई गई, वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी वहां पर पहुंचाई गई। और प्रधानमंत्री मोदी जाके वहां क्या करते? जब सारी व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके पीएमओ ऑफिस में मॉनिटरिंग कर रही है, तो प्रधानमंत्री ज्यादा वहां जाके क्या करते? रेदर नहीं गए तो मैं तो बोल रहा हूं ठीक ही किए, उचित कदम उठाए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर पहुंचेंगे तो 100-200-300 ऑफिसरों का, पुलिस वालों का, सबका तो प्रोटोकॉल मेंटेन करने में, ट्रैफिक मेंटेन करने में, ये सब करने में, सुरक्षा की दृष्टि से ही उसी में तो सबका ध्यान चला जाएगा। तो टनल में जो फंसे हैं उनका तो काम पिछड़ जाएगा। प्रधानमंत्री ने एकदम सही कदम उठाया कि भाई जो काम हम वो दूर से बैठकर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं अच्छे से, वो उसमें वहां जाके रेदर वो डिस्टर्ब होते वहां के ऑफिशियल और सारे इंजीनियर लोग। प्रधानमंत्री ने सही कदम उठाया वहां पर नहीं जाके, और एक्सपर्ट टीम को भेज के एकदम सही कदम उठाया। अब कांग्रेस वालों ने क्या किया है, मैं एक एक करके इनका 3 उदाहरण बता रहा हूं, इनके सब पोल खोल रहा हूं। 1975 में 27 दिसंबर को बिहार, तत्कालीन बिहार के धनबाद इलाके में चास नाला कोल माइंस, चास नाला कोयले की खदान में पानी घुस गया था आधी रात को। 1975 27 दिसंबर की बात बोल रहा हूं मैं, 1975 27 दिसंबर। वो जो चास, उस समय धनबाद एरिया जो था वो बिहार का ही था, बाद में जाके वो धनबाद आया झारखंड में। उस समय बिहार सरकार बिहार के अंतर्गत ही आता था, झारखंड राज्य हुआ भी नहीं था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी।
ये राहुल बाबा, ये जो पप्पू राहुल जो है, उनकी दादी जान वहां पर प्रधानमंत्री थे भारत में, एवं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। क्या किया इन्होंने बस रेस्क्यू टीम भेजी और भेज के लिपापोती जो करने की बात की, और मजदूर वहां 3-4 दिन तक फंसे रहे। लास्ट में 4-5 दिन के बाद 375 मजदूर जो फंसे हुए थे, वो सारे के सारे सब की लाश बाहर आई, डेड बॉडी बाहर आई। 375 लेबर उनके शवों की मतलब वो शव बन के गए थे, आदमी बन के जीवित गए थे और मृत अवस्था में वो बाहर आए। 375 आदमी 1975 में 27 दिसंबर को धनबाद चासनाला माइंस में मारे गए थे, इनकी लापरवाही के चलते। जो अचानक बारिश हुई, पानी घुस गया था, इनकी लापरवाही के चलते। उस समय भी ये लोग चाहते तो भाई बिहार सरकार और भारत सरकार वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी ला सकती थी, नहीं आई। अब मैं दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं कि ये जो राजीव गांधी के समय में भोपाल गैस कांड, मैं सब आपको याद करा रहा हूं। उस समय 2 और 3 दिसंबर की रात को वो हादसा हुआ था, और भोपाल में पेस्टिसाइड्स की कंपनी थी, कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड के जो मालिक थे वारेन एंडरसन, वो एंडरसन की जो कंपनी थी उसमें गैस लीक हुआ था। 2 दिसंबर 3 दिसंबर की रात को गैस लीक हुआ था, और उस गैस लीक से 20,000 लोगों की मौत हो गई थी वहां पर भोपाल में 1984 में, जब राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। तुरंत राजीव गांधी ने फोन किया इसको अर्जुन सिंह को कि एंडरसन को तुरंत हमारे पास दिल्ली में भेजो। मुख्यमंत्री खुद अर्जुन सिंह एंडरसन को अपनी कार में लेके हवाई अड्डे आए भोपाल एयरपोर्ट पर, एवं भोपाल एयरपोर्ट से एंडरसन को बिठाए प्लेन में और दिल्ली लेके गए। तत्पश्चात राजीव गांधी जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत सरकार की फ्लाइट से एक अकेले एंडरसन को भारत से अमेरिका भेजा। अब आप सोचिए, मतलब जैसे कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं हो, तुरंत अमेरिका, वो तो अमेरिकन सिटीजन थे, अमेरिका भेज दिए। मतलब जो आया हुआ, जो यहीं पर था जो अपराधी, उसको मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री ने, भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने सकुशल अपनी व्यवस्था के तहत, विशेष व्यवस्था के तहत उसको अमेरिका जाने दिया, अमेरिका भेजा गया। वो भी क्यों हुआ उसका भी मैं अभी बता रहा हूं। वो इसलिए भी हुआ क्योंकि मोहम्मद यूनुस, जिसके कि नेहरू इंदिरा गांधी खानदान से बहुत ही मधुर संबंध थे, उनका बेटा मोहम्मद यूनुस का बेटा शहरयार उस समय अमेरिका की जेल में बंद था, और अमेरिका सरकार को भारत सरकार बारंबार बोल रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, दबाव भी दे रही थी कि उसको बाहर जेल से निकाला जाए, क्योंकि इनके पारिवारिक बंधु थे ना, पारिवारिक मित्र थे मोहम्मद यूनुस, नेहरू इंदिरा परिवार के। लेकिन भारत सरकार, ये अमेरिका सरकार इनकी सुन नहीं रही थी। अंत में जब ये मौका आया, तब भारत सरकार ने मोहम्मद यूनुस के बेटे शहरयार को वापस बुलाने के लिए जिस प्लेन से ये वारेन एंडरसन गया था, उसी प्लेन में मोहम्मद शहरयार भारत आया, उसी प्लेन में। मतलब एक अपराधी को बचाने के लिए उससे भी बड़ा अपराधी को भारत सरकार ने सौदे के तहत अमेरिका को सुपुर्द कर दिया, और वो वहां पर अपराध के तहत वहां जेल में बंद था उस समय। अब आप सोचिए, आजीवन जेल में बंद था, उसको छोड़ा गया, अमेरिका सरकार ने छोड़ा, इधर भारत सरकार ने इसको छोड़ा। इतने कुकर्म अपराध भारत कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। अब एक और मैं बात बता रहा हूं, ये जो 2011 में केदारनाथ में वहां पर बादल फटा था, वही उसी देवभूमि में उत्तराखंड में बादल फटा था, और जोर से नदियों में उफान आ गया था, पानी बहुत बरसा। उस हादसे में भी 5,000 लोग मारे गए थे। उस समय भारत में मनमोहन की सरकार थी, अर्थात सोनिया गांधी और पप्पू राहुल गांधी की ही सरकार थी उस समय। ये जून 2011 की बात है, उस समय ये गए थे, जून 2013 की बात है। उस समय ये गए थे महाशय राहुल गांधी, उस समय गए हुए थे बाहर, विदेश गए थे, और वो अपनी
छुट्टियां मनाने गए थे, अपना जन्म दिवस हैप्पी बर्थडे मनाने गए थे। और भारत सरकार के तरफ मैंने उस समय जो रिलीफ की 4 ट्रकों की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने की थी, यूथ कांग्रेस ने की थी। और वो जो रिलीफ की जो 4 ट्रकों की व्यवस्था हुई थी, उसमें ये 16 जून 17 जून की घटना है। उस समय 24 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन था और विदेश दौरे पर थे राहुल गांधी, और पप्पू जी अपना जन्म दिवस मनाकर उसके 4-5 रोज के बाद भारत आए, हिंदुस्तान आए। तत्पश्चात वो जो 4 ट्रक रिलीफ मटेरियल जो था, वो रिलीफ मटेरियल को वो वहां जाके हरी झंडी दिखाए और वो रिलीफ मटेरियल 4 ट्रक लोडेड 4 ट्रक वो रवाना हुई। वो जो रिलीफ मटेरियल भी क्या था, वो जो वहां पहुंची उसमें फटे पुराने कपड़े थे, फटे पुराने जूते थे और थोड़े बहुत मतलब दाल चावल वगैरह थे। मतलब इस तरह से इन्होंने पीड़ितों के साथ और जो लोग मतलब जो कमजोर लोगों के साथ, गरीबों के साथ, जनता के साथ इन्होंने भद्दा मजाक बनाया था 2013 में। अब और बता रहा हूं, उस समय वहां पर 2 ही हेलीकॉप्टर सेवा वहां काम करती थी। एक हेलीकॉप्टर सेवा का मालिक था ये पप्पू, ये जो राहुल गांधी है उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी उस समय काम कर रही थी, और वो उस कंपनी के डायरेक्टर 2 ही थे, मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा की सास और प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड सोहर रॉबर्ट वाड्रा, ये दोनों की मां बेटे की कंपनी थी। और वो कंपनी मतलब पीड़ितों को, मृतकों को, घायलों को वो सब हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से वहां से हादसे से निकाल कर बाहर ला रहे थे। और एक एक जो मृतक थे उनके लिए 1 लाख रुपया चार्ज किया जा रहा था, और जो जीवित आए थे उनके लिए 2 लाख रुपया। आज भी ये लोग चार्ज किए 1 लाख रुपया मृतक के लिए, 2 लाख रुपया जिंदा इंसान को लाने के लिए हेलीकॉप्टर से। और जबकि ये तो बात है 2013 की, आज है 2023। आज भी वहां पर जब जाएंगे कोई आदमी, मतलब जो उत्तराखंड में इसमें केदारनाथ में अगर जाएगा तो वो 10-12 हजार 15 हजार के अंदर में जाना ना हो जाएगा, हरिद्वार से या दिल्ली से 15 हजार के अंदर। और 2013 में ये लोग जिंदा इंसान के लिए 2 लाख रुपया दिए थे और मरा हुआ इंसान के लिए वो लोग 1 लाख रुपया दिए थे। मतलब इतनी शर्मनाक घटना, इतने शर्मनाक कुकर्म इन लोगों ने किए हैं अपने शासनकाल में। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोदी जी ने जो शानदार काम किया है, ये उत्तराकाशी, मैं तो उत्तरकाशी में भी गया हूं। मैं तो 2005 में वो जो 4 धाम यात्रा होती है, जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में तो खुद भी गया हूं। हमारे दोस्तों के परिवार, हम लोग 5 दोस्तों के परिवार गए थे, हमारी फैमिली भी गई थी। मैं तो खुद गया हूं वहां पर, मुझे मालूम है वहां क्या दुर्गम इलाका है, दुर्गम पहाड़ियां हैं, कैसे कैसे करके लोग जाते हैं। बहुत जर्नी जो है बहुत तकलीफदायक है और वहां बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। इसलिए वो भारत सरकार ने वहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के अंदर में पर्यटन को विकास लाने के लिए, सरकार की, वहां की उत्तराखंड सरकार की इकोनॉमी को साउंड देने के लिए, तत्पश्चात बॉर्डर की सुरक्षा को कायम रखने के लिए ये टनल जो है ये बहुत हमारे लिए, देश के लिए बहुत जरूरी था, और उसी का काम भी हो रहा था। अब देखिए, जो चीज देश के लिए जरूरी है, लोगों के लिए जरूरी है, तीर्थ यात्रियों के लिए जरूरी थे, वो काम भारत सरकार ने की। उधर ये लोग क्या है, इनके जमाने में लोग कितना तकलीफ पाए हैं, मैंने आपको 3 उदाहरण देके बताए। मतलब इनका एक भी, अगर आजादी के पश्चात अगर आप देखेंगे तो नेहरू, इंदिरा, राजीव और मनमोहन के, अगर और बीच में एक थे पीवी नरसिम्हा राव, ये 4-5 सरकारों के अगर काम धाम का आपका देखा जोखा लेंगे तो इनका कोई इक्का दुक्का कोई अच्छा काम ये लोग किए होंगे, वो भी भूल भटका से भाई एक्सीडेंटल हो गया होगा। बाकी सारे के सारे काम जो है देश को झुकाने के लिए, देश विरोधी काम ये लोग किए। इसका 3 उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।